हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। सो 11 अगस्त 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग कवर करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो एक एक करके मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग को सिर्फ फोकस करना है, पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज बताते जाऊंगा वो नोट डाउन करते जाइए और एक पूरा समरी मैं आपको पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर की यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप फटाक से हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। हमारे लेक्चर्स की जो भी अपडेट्स होती है हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा पॉलिटी का कंप्लीट वीडियो आ चुका है यूट्यूब के अंदर। पूरा कंप्लीट 94 टॉपिक्स पॉलिटी के कवर कराए गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। आप जो है वो पॉलिटी के लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। प्लस अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस को जो है वो ज्वाइन करना है, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हमारी एप्लीकेशन है झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। और प्लस अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो ऑफलाइन कोचिंग हम भोपाल मध्य प्रदेश में प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहां पर हमारी ऑफलाइन कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट मैं लेक्चर को शुरू कर रहा हूं। आपके सामने पहली न्यूज आई है कि आरबीआई जो है, एसबीआई के चीफ जो है हमारे चेयरमैन दिनेश खारा, इन्होंने क्लियरली ये चीज कही है कि आरबीआई आज की डेट में जो इन्फ्लेशन की पॉलिसी बना रही है वो सही नहीं है और आने वाले समय में हो सकता है कि काफी गड़बड़ी हो। क्योंकि आज अभी लेटेस्ट जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो अपनी रिपोर्ट रिलीज करी है उसमें किसी भी अपने बेसिस पॉइंट को जो है वो चेंज नहीं किया। एज इट इज जो पुरानी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रेट्स चल रहे थे वो सेम आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक चिंता वाली बात इन्होंने बताई है। इवन सीईओ जो सिटी इंडिया के हैं आशु कुल्लर, तो इन्होंने भी इस चीज के बारे में जो है बताया है कि आरबीआई जो है उसको बेसिकली नियर टर्म इन्फ्लेशन पर फोकस करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि टमाटर के प्राइसेस कितने ज्यादा इंक्रीज हो गए, बढ़ गए हैं, राइट। तो इस पर जो है वो काम करना चाहिए आरबीआई को। इस पर ये जो है वो इनका ओपिनियन हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो देखो, एक टॉपिक ऐसा है जिसमें बताया जा रहा है कि स्टार्टअप्स जो हैं उनको कुछ बेसिकली बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि उनको इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो कहा यह जा रहा है कि 98,000 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप में से मात्र 1% से भी कम स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन मिला है या रिलैक्सेशन मिला है। इसका मतलब साफ साफ ये बताया जा रहा है कि काफी सारे स्टार्टअप्स को अवेयरनेस ही नहीं है, राइट, कि किस प्रकार से बेनिफिट जो है वो उठाएं सरकारी स्कीम का। तो अभी एक मतलब एक ये हम लोग को डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स से रिलेटेड एक देखने को मिल रहा है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स। तो इसने अपनी रिपोर्ट रखी है और प्लस एक सजेशन दिया है, पार्लियामेंट्री पैनल ने जो है वो सजेशन जो है वो प्रोवाइड किया है कि जल्दी से जल्दी सरकार को जो है वो ऐसी स्कीम लानी चाहिए जो कि अवेयरनेस क्रिएट करे स्टार्टअप्स के बीच में और स्टार्टअप्स को बेनिफिट मिल सके आईटी का, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में आपको जो है पता होगा। ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन अप्रूव हो चुके हैं, बट स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो ऑपरेशन में नहीं है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि 5 अप्रूव्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में से कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो ऑपरेशनल नहीं है, मतलब काम नहीं कर रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो ऑन पेपर अलॉट हो गया है, बट वहां पर कोई काम नहीं चल रहा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ऑपरेट करने के लिए सरकार सरकार को जो है वो प्रयास करने पड़ेंगे। तो इससे रिलेटेड ये एक आर्टिकल हम लोग को देखने को मिला था। नेक्स्ट, इंडिया और जापान हो सकता है कि मिलकर फिर से श्रीलंका पर अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करें। इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रख लीजिएगा, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट एक्चुअली कुछ समय पहले, और ये प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ 500 मिलियन यूएस डॉलर का था। कुछ समय पहले सब डिस्कशन हो गया था कि हाँ भैया ये प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे श्रीलंका के अंदर, बट हुआ ये कि चाइना ने जो है वो श्रीलंका को इन्फ्लुएंस किया और ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। श्रीलंका ने मना कर दिया इस प्रोजेक्ट पर काम करने से। अभी ऐसी न्यूज आ रही है कि इंडिया, जापान और श्रीलंका हो सकता है कि फिर से इस प्रोजेक्ट को शुरू करें। बट कुछ सोर्सेज के थ्रू ये भी पता लग रहा है कि जापान अभी गुस्से में है। क्यों जापान गुस्से में है? क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट कैंसिल किया था श्रीलंका ने, उस समय श्रीलंका ने ये एक दूसरा प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया और एक दूसरे एरिया पर प्रोजेक्ट इंडिया को दे दिया, राइट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, चाइना ने श्रीलंका को इन्फ्लुएंस किया और श्रीलंका ने चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर इंडिया को और जापान को मना कर दी कि हम ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे, राइट। बट श्रीलंका को बहुत अच्छे से पता था कि इंडिया के साथ दुश्मनी मतलब श्रीलंका के हर दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हमने अभी बहुत ज्यादा मदद करी थी। श्रीलंका जब
कर्जे में था बहुत ज्यादा, तो हमने उसको ह्यूमैनिटेरियन एड्स प्रोवाइड कराया, खाने की व्यवस्था प्रोवाइड कराई वहां के लोगों के लिए। तो जब हमने इतनी हेल्प करी, इतना लोन वगैरह प्रोवाइड किया, शॉर्ट टर्म लोन श्रीलंका को, सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किए, तब श्रीलंका आज की डेट में विचार कर रहा है कि हमारे साथ वापस से इस प्रोजेक्ट को शुरू करेगा। बट अभी जापान का कंफर्म नहीं है कि जापान इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जापान गुस्से में बैठा हुआ है श्रीलंका से, क्योंकि श्रीलंका ने कोई दूसरे प्रोजेक्ट चाइना और इंडिया को दे दिए थे उस समय, जिस समय इस प्रोजेक्ट की बात चल रही थी, राइट। तो ये एक छोटी सी चीज थी जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको पता ही है कि आपको दो रूल्स में काफी दिनों से बोल रहा हूं आपको पढ़ना है, रूल नंबर 267 और रूल नंबर 176, राइट। तो ये दो रूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं राज्यसभा के अंदर। रूल नंबर 267 जो है और रूल नंबर 176 किसकी बात करता है, तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन की जो है बात करता है कि जो भी डिस्कशन होना चाहिए वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। अभी देखो मणिपुर को लेकर मुद्दा है, तो रूलिंग पार्टी बोल रही है कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन करेंगे, यानी कि हम बहस जो करेंगे मणिपुर के मुद्दे पर वो कम समय के लिए करेंगे। बट अपोजिशन पार्टी ये बोल रही है कि आप बहस करिए पूरे दिन के लिए, पूरे दिन की बहस करिए, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होने चाहिए। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसी पर ही जो है वो बहस चल रही है, और बार बार हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अपोजिशन उठ के जो है वो चली आ रही है। राज्यसभा मात्र 36 मिनट में ही एडजर्न हो गई, खत्म हो गई। आने वाले समय में अब आप वॉइस के थ्रू जो है वो यूपीआई पेमेंट कर सकोगे, जैसे कि आप अपने मोबाइल को वॉइस कमांड देते हो, आपको पता है गूगल असिस्टेंट है, सिरी है, राइट। तो ये वॉइस कमांड टूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आप अब यूपीआई पेमेंट करने के लिए वॉइस के माध्यम से आप जो है वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकोगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस चीज पर जो है वो काम कर रही है। इन्होंने प्रपोजल रखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो है वो करो डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए विद लिमिटेशन। नेक्स्ट, अभी लोकसभा के अंदर अधीर रंजन चौधरी जी को जो है वो सस्पेंड कर दिया, ये एक न्यूज थी। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हाउस की, मतलब हमारे पार्लियामेंट की अगर तौहीन करते हैं, उसके डेकोरम को मेंटेन नहीं करते हैं, तो उनको निकाला जा सकता है। तो आपको जो पढ़ना है वो प्रिविलेज मोशन के बारे में पढ़ना है, जिसको मैं ऑलरेडी पॉलिटी के लेक्चर्स में कवर करा चुका हूं। जिन भी स्टूडेंट्स को पॉलिटी के लेक्चर्स देखने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, तो वो लेक्चर्स जो है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, उसके लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, या हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में लिख कर भेज दीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये बहुत समय से जो मुद्दा चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 को लेकर। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, राइट, क्योंकि ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। एक वकील साहब है, वो बार बार कंटिन्यूअस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 को जो हमने हटाया था उसको जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, लिख लो, ठीक है। अब देखो, दो इसमें आप ये देख सकते हो, ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है रामलीला मैदान जो है न्यू दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच में डिफरेंस क्या है एक शॉर्ट तरीके से बता दूं। ये न्यू पेंशन स्कीम को नेशनल पेंशन स्कीम नाम दिया गया है। देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि एक कोई अगर एम्प्लॉय है, उसने आखिरी जो सैलरी उठाई है, यानी कि अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करोगे तो आपकी पोस्ट जो है वो बढ़ेगी, पोस्ट बढ़ेगी तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो जो आपके रिटायरमेंट से पहले वाली आपकी जो पोस्ट होगी, आपके रिटायरमेंट के समय पर जो आपकी सैलरी होगी, तो जैसे ही आप रिटायर होंगे तो उस सैलरी का 50% आपको मिलेगा, प्लस 2 बार डियरनेस अलाउंसेस जो है वो रिवाइज होंगे मुद्रा फीसदी को देखते हुए। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑब्जेक्टिव था, डेफिनेशन थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में डिफाइन किया हुआ था कि भाई जो भी एम्प्लॉय है उसने आखिरी सैलरी जो उठाई होगी उसका 50% उसको मिलेगा एज अ पेंशन के तौर पर। अब जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर यह है कि जैसे कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के थ्रू आप पैसा डालते हो, थोड़ा पैसा आप डालते हो, थोड़ा पैसा सरकार डालती है, और आपका एक फंड जो है वो क्रिएट होता है, प्रोविडेंट फंड। अब ये बोल रहे हैं कि पैसा जो पेंशन जो डिसाइड होगी वो प्रोविडेंट फंड के थ्रू डिसाइड होगी, सैलरी के थ्रू डिसाइड नहीं होगी। तो इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया इनको ओल्ड पेंशन स्कीम ही रखो, क्योंकि वो ज्यादा बेटर थी। ये दो प्रकार के चैनल जो है वो मत चलाओ, ओल्ड पेंशन स्कीम पर ही लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनको चाहिए। तो लिख लो ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम। तो इसके बारे में जो है आपको नोट्स बनाना है। नेक्स्ट, चाइना के अंदर डिफ्लेशन चल रहा है। चाइना थोड़ा सा शाना है, ये जानबूझकर भी कई बार डिफ्लेशन जो है वो कर देता है। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल है, इसमें डिफ्लेशन की डेफिनेशन दी गई है। डिफ्लेशन में सिंपल मतलब ही होता है, जैसे इन्फ्लेशन मुद्रा फीसदी की बात करें, ये अब फीसदी हम लोग को देखने को मिलता है डिफ्लेशन। मुद्रा फीसदी में जो है वो क्या होता है, सामान के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं,
राइट, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन जस्ट इसका उल्टा, प्राइस घट गए। तो ये बेसिकली डिमांड से रिलेटेड काफी अच्छा आर्टिकल था। इसमें बात की जा रही थी कि हो सकता है कि काफी सारे लोगों की डिमांड जो है वो कम हो गई हो प्रोडक्ट्स को लेकर, राइट। अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि डिमांड तो कम होगी ना, तो ये वाला भी एक इशू है। तो कई बार डिफ्लेशन जो है वो इकोनॉमिक स्थिति की धज्जियां उड़ा देता है। और कई बार चाइना के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि चाइना जो है वो क्यों डिफ्लेशन चाइना में नजर आ रहा है, बट मैं आपको बैकग्राउंड एक स्टोरी बताऊं चाइना की या उसकी स्ट्रेटेजी बताऊं, तो चाइना जानबूझकर ये हरकत करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक प्रोडक्ट 100 रुपए का मिल रहा है, अब मैंने बोला कि उस प्रोडक्ट की प्राइस गिर जाना मतलब कि डिफ्लेशन हो जाना, तो वो जो 100 रुपए का प्रोडक्ट है आज की डेट में 50 रुपए मिलने लगे, तो आप सोचो कि सभी लोग उस 50, अब देखो जनरली मेरे ख्याल से शायद आपको पता है या ना पता हो कि अभी बीच में कुछ समय पहले वाइन शॉप्स में बहुत लाइन लग गई थी, दारू के ठेकों में बहुत बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि इन्होंने एक ऑफर दे दिया था एक पे एक फ्री, कि आप जैसे फॉर एग्जांपल एक बोतल लोगे तो आपको दूसरी बोतल फ्री, मतलब 50% का टोटल डिस्काउंट। एक प्रकार से मैं देखूं तो डिस्काउंट ही हुआ ना। अब इससे क्या होता है, इससे एकदम से डिमांड बढ़ जाती है। तो चाइना बहुत शाना है, ये अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करता है जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में इसके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिके और बल्क में ये गेम खेले। तो ये वाली भी चीज इसकी होती है, तो हर एक एंगल जो है वो इसका आपको पता होना चाहिए। तो ये आर्टिकल था कि भाई चाइना के अंदर डिफ्लेशन नजर आ रहा है, उससे रिलेटेड। अब देखो क्वेश्चन ये है कि क्या भैया, और आर्टिकल प्रॉपर ये है कि क्या स्कूल्स में बैन हो जाना चाहिए स्मार्टफोन्स को। तो देखो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि बिल्कुल हो जाना चाहिए, और एक लिमिटेशन लगाना चाहिए बच्चों के ऊपर, कि बच्चे जो है वो स्मार्टफोन्स को जो है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही यूज करें। क्योंकि आज की डेट में बच्चे बच्चे के हाथ स्मार्टफोन है, आप सोचिए कि स्मार्टफोन बच्चे के हाथ में, तो आप जितना भी उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा दो, पेरेंट मोड ऑन कर लो, बट बच्चा आज की डेट में इतना स्मार्ट है कि पेरेंट मोड ऑफ करके पेरेंट्स को पता भी नहीं लगेगा, उसको उल्टी सीधी चीजें जो देखनी होगी वो देख लेगा और वापस पेरेंट्स मोड ऑन कर देगा। तो बहुत हरकती चीजें हैं भाई। और इससे इस आर्टिकल में पूरा यही समझाने की कोशिश की गई है। प्लस एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंशन करना है कि यूनेस्को तक ने रिकमेंड कर दिया है, यूनेस्को तक ने ये कह दिया है कि भैया स्कूल्स में अलाउ नहीं किया जाए स्मार्टफोन्स। अब कोविड-19 के बाद ये जरूरत तो पड़ गई स्मार्टफोन्स यूसेज की, क्योंकि अब देखो ये सब डिवाइसेस को अगर आप सही चीज के लिए उपयोग करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट क्या होता है कि छोटे बच्चों का जो माइंड जो होता है वो डिस्ट्रैक्टिव होता है। छोटे बच्चे छोड़िए, हम अपनी बात कर लें, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, एकदम से मेरे पास मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आएगा तो अचानक से मेरा दिमाग जो है वो हटेगा और मोबाइल के नोटिफिकेशन की तरफ जो है वो चला जाएगा। इवन मैं आप लोग से बोलता हूँ, जब भी आप पढ़ाई करो तो अपना डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो है वो ऑन कर दो, कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन दिखना नहीं चाहिए और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। तो ये चीज है। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल था, इसमें प्रोज और कॉन्स की बात की गई थी, और ओवरऑल मतलब लास्ट में कंक्लूजन यही निकला कि स्कूल्स के अंदर रूल्स रेगुलेशन जो है वो लाने चाहिए स्मार्टफोन के यूसेज से रिलेटेड। अगर स्मार्टफोन आप अलाउ भी कर रहे हो स्कूल के अंदर, तो क्लासरूम से बाहर स्मार्टफोन जमा कराओ। बच्चे क्लासरूम से बाहर निकले तो स्मार्टफोन लेने, बट फिर भी दिक्कत है ना यार, चोरी की दिक्कतें हैं, बहुत सारी चीजों की बहुत ज्यादा दिक्कतें इसमें नजर आती हैं। अब नेक्स्ट एक आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रही है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ये सब आंकड़े वगैरह आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आरबीआई आज की डेट में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में उसने कोई भी चेंज जो है वो नहीं किए हैं, राइट। देख लिए मेंशन है कि पॉलिसी रेट अनचेंज, राइट। और उस समय पर, जिस समय पर ऑलरेडी हम लोग को वेजिटेबल इन्फ्लेशन इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है, देखो आप टमाटर के प्राइस कितने हो गए, आपके यहाँ कितने हैं टमाटर, कितने रुपए किलो है बताओ जरा कमेंट बॉक्स में लिख के। अभी एक आर्टिकल काफी ज्यादा अच्छा था, म्यांमार के अंदर स्थिति आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके की है, राइट। म्यांमार के अंदर हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि वहां पर मिलिट्री रूल है। और अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल को जो है वो और एक्सटेंड कर दिया गया, इमरजेंसी को और एक्सटेंड जो है वो कर दिया है। मतलब कि और लेट वहां पर इलेक्शन जो है वो होंगे, जो कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और ये इसको आप बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक और पीसफुल म्यांमार नहीं बोल सकते, कि लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक म्यांमार अभी बिल्कुल नहीं है। हालांकि अभी म्यांमार की जो मिलिट्री है उसने ऑंग सैन सूकी को जो है वो छोड़ दिया है और उसके प्रेसिडेंट को जो है वो छोड़ दिया है, राइट। अभी उन लोग को हाउस अरेस्ट किया, उनको जेल से निकाल दिया है। बट भाई किसी को हाउस अरेस्ट करना भी एक अरेस्ट की कैटेगरी है। बट अब इंडिया क्या कर सकती है, अब प्रिजन में नहीं है ऑंग सैन सूकी, तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जाके ऑंग सैन सूकी के साथ बात कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि दोबारा से वहां पर गवर्नमेंट जो है वो रीस्टैब्लिश हो जाए। बट हम लोग को थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा, क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री जो है वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने हमारी काफी ज्यादा हेल्प करी थी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में इंसर्जेंसीज को जो है वो रोकने के लिए। और प्लस हमारे काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं म्यांमार के अंदर, राइट। प्लस म्यांमार
कि अगर हम मिलिट्री के साथ पंगा ले लेंगे तो हमारे स्मगलिंग वगैरह और ज्यादा बढ़ जाएगी, वैसे तो होती है, क्योंकि बॉर्डर टू बॉर्डर कनेक्टिविटी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, ड्रग्स वगैरह म्यांमार से इंडिया के अंदर एंटर होते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो अभी हम लोग को देखने को मिला है कि टाइगर सेंसस की रिपोर्ट में एक अपडेट आया है, राइट। टाइगर सेंसस हर 4 साल में एक बार होता है, तो एक अपडेट यहाँ पर आ गया कि मध्य प्रदेश जो है वो दूसरी बार 8 सालों में हमें देखने को मिला है जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन हम लोग को नजर आई। 785 टाइगर्स मध्य प्रदेश के अंदर है, राइट। तो एक बेसिक सा आर्टिकल है ये, जिसमें एक बहुत अच्छी बात जो है वो की गई है कि आज की डेट में जो है, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए थे, जिसने बेसिकली अलाउ कर दिया था कि एक बड़े एरिया को जो है वो डाइवर्ट जो है वो किया जा सकता है, फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जा सकता है। तो ये बड़ी एक चिंता वाली बात हुई कि आप फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर दो, एक बड़े एरिया को डाइवर्ट कर दोगे तो कैसे पशु जो है वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि पशुओं को चाहिए एक बड़े एरिया पर। अब टाइगर जो है उसको कहा जाता है, जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था कि टाइगर जो होते हैं वो एक टाइगर 100 किलोमीटर के रेडियस पे एक सिंगल टाइगर होगा। तो सोचिए आप, अगर जंगल छोटे होते जाएंगे तो फिर ये प्रजाति कैसे सर्वाइव कर पाएगी, और नहीं सर्वाइव कर पाएगी तो आपने एनवायरमेंट में फूड चेन, फूड साइकिल, फूड वेब, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है। तो एक भी प्रजाति अगर डिस्टर्ब होती है तो दूसरी प्रजाति तो डेफिनेटली डिस्टर्ब होंगी होंगी। तो इसलिए इंटरवेंशन की आवश्यकता है, हस्तक्षेप करने की जो है आवश्यकता है इस चीज में। फिर चंद्रयान 3 के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, अभी 24 अगस्त की जो है बात की जा रही है कि 24 अगस्त को हम लोग को देखने को मिलेगा कि चंद्रयान 3 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 23 अगस्त को, सॉरी 23 अगस्त को, तो हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में और बात करेंगे। बाकी इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट मुझे ये लगी, जो कि आप मेंशन कर सकते हो, कि हमारी गुजरात और एक बेंगलुरु, ये दो जगह पर चंद्रयान 3 में जो कैमरेज लगे ना, जिन्होंने अभी फोटो भेजी है, अभी चंद्रयान 3 के कैमरे की फोटो सामने आई है जो इसरो ने रिलीज करी है अपने ट्विटर अकाउंट पे। तो उसमें ये बताया गया कि एक गुजरात में कैमरा L1 LI LI कैमरा हम लोग को देखने को मिला है, जिसको लैंडर इमेजर बोलते हैं, लैंडर इमेजर कैमरा, ये गुजरात में बनाया गया है। और LHVC लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, ये बनाया गया है बेंगलुरु के अंदर, राइट। तो ये बस एक छोटे से फैक्ट्स बस आपको पता होना चाहिए, वैसे ये पूछेंगे नहीं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये सब मून के मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कि जैसे नासा का आर्टेमिस मिशन हम लोग को मून का जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे मिशन के नाम वगैरह थोड़े से आपको पता होना चाहिए। साउथ कोरिया का एक मिशन है, कोरिया पाथ फाइंडर लूनार ऑर्बिटर मिशन, राइट। तो ये मिशन के नाम इसलिए आपको याद होने चाहिए अलग अलग। जापान के मिशन मिशन एक था 2009 का, राइट, कागुआ या सिलीन मिशन, राइट। तो ये मून का मिशन हम लोग को जो है वो देखने को मिला था। तो ये ऐसे अलग अलग कंट्रीज के मिशन भी ध्यान में रखना, कभी कोई चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक लेडी का नाम आपको ध्यान में रखना है, हेला, हेनरीटा लैक्स इसका नाम था। 31 साल की उम्र में इस लेडी की जो है डेथ हो गई थी। इस लेडी को कैंसर हुआ था, और डॉक्टर्स ने बिना इसकी इजाजत के इसके सेल को जो है वो निकाल लिया, और इसके सेल म्यूटेट करके इतना बढ़िया इसके सेल बन गए कि इसके सेल कभी भी मरते नहीं है। इनके सेल जो होते हैं उसको क्या नाम दिया गया है, इमोर्टलाइज सेल। क्या नाम दिया गया, इमोर्टलाइज सेल लाइन। इनके सेल जो हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं, सेल्स जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, राइट, बेसिक स्ट्रक्चर अपन बोलते हैं ना बॉडी का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, सेल। तो ये जो सेल्स जो होते हैं, इनकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, 24 से 48 घंटे से ज्यादा की इनकी लाइफ नहीं होती। बट इस लेडी में ये देखा गया, हेनरीटा के अंदर, हेनरीटा लैक्स में ये देखा गया, उसके सेल्स की जो प्रॉपर्टी थी वो डिवाइडिंग नेचर की थी, वो इमॉर्टल थी। और इवन आज की डेट में जब एक साइंटिस्ट से पूछा गया कि भाई अभी तक इनके कितने सेल्स का उपयोग किया जा चुका है, तो उनने बोला, अब देखो सेल तो इतना छोटा होता है कि आप उसको उससे देखते हो ना, जूम करके, क्या बोलते हैं यार उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेबोरेटरी के अंदर जो है वो रहता है ना, चलो मुझे लेंस, लेंस वगैरह, लेंस में एक कॉमन नाम यूज कर रहा हूँ, बट वो एक चीज रहती है यार, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक डिवाइस वगैरह, ऐसा कुछ, माइक्रोस्कोप, हाँ। तो उससे जो है वो आप देखते हो किसको, सेल्स को, कितने छोटे सेल होते हैं, ऐसे दिखाई नहीं देते वो, राइट। अब इन्होंने बोला, एक साइंटिस्ट से जब पूछा गया, इसने बोला कि भैया 50 मिलियन मेट्रिक टन जितने इसके सेल्स आज की डेट में बन चुके हैं, और जिस पर साइंटिस्ट रिसर्चर ने रिसर्च कर चुकी है, 50 मिलियन मेट्रिक टन। तो हुआ ये था कि जब स्टार्टिंग में जब देखा साइंटिस्ट ने, कह रहे यार इसके सेल में तो बहुत पावर है, तो बिना इनकी इजाजत के सेल निकाल लिए गए और उस पर रिसर्च करना शुरू कर दी, अलग अलग एरियाज पर रिसर्च होना शुरू हो गई। एक बार मेरे ख्याल से 1960 का टाइम था, 1960 के टाइम पर एक स्पेस मिशन में इनके सेल को जो है वो ले जाया गया, कि जीरो ग्रेविटी में चेक करेंगे कि किस प्रकार से ह्यूमन का सेल सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता।
राइट। तो बहुत सारी चीजें हुई, बट शिकायत सिर्फ इतनी सी थी कि इनको या इनकी फैमिली को, क्योंकि इस लेडी की तो डेथ हो गई थी बाद में, इनकी फैमिली को जो है वो किसी प्रकार से इनके सेल्स ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस की फील्ड में, तो इनकी फैमिली को ना रिकॉग्नाइज किया गया, ना हेला को रिकॉग्नाइज किया गया, जब एक एक टीचर ने एक स्टूडेंट को बताया हेला के बारे में, यानी कि सेल के बारे में, हेला सेल इसका नाम जो है वो दिया गया, तो बच्ची जो है बड़ी थोड़ी सी वो हो गई कि यार ये लेडी का इतना ह्यूज कंट्रीब्यूशन और इसके बारे में हम आज तक नहीं पढ़ रहे। तो एक बच्ची ने जो है वो इनके नाम पर बुक खोल दी और इनके नाम पर बुक रिलीज करी, जनता के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, प्लस इनकी फैमिली को जो है वो मुआवजा दिलवाने के लिए कि भाई कंपनसेट तो करो कि इसने, इसके सेल्स ने जो है वो इतना साइंस को इतना ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया, आपने आज तक जो है वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करवाया। तो ये चीजें, तो देखो ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा हेला, कि हेला अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये? तो आपको हेनरिटा लैक्स ध्यान में रखना है, एक लेडी का नाम था जिसको सर्वाइकल कैंसर था, राइट। और कैंसर के समय पर, ट्रीटमेंट के समय पर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने इसके सेल निकाल लिए थे और उस पर फिर रिसर्च करना शुरू करी, तो पाया गया कि इसका सेल इमॉर्टल है, मतलब कभी ना मरने वाला, कंटिन्यूअस डिवाइड होने की क्षमता रखता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, दैट्स इट। हवाई आइलैंड कहाँ पर है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। तो वहां पर भैया आग लग गई है, बहुत बुरी स्थिति है। तो ये एक न्यूज आई थी, छोटा सा एक आपको आइडिया होना चाहिए हवाई आइलैंड के बारे में। प्लस एक और आइलैंड है, हवाई में ही है, कभी कभी क्या पता आपसे हवाई ना पूछें, ये पूछ लें माउई आइलैंड बताओ कहाँ पर है, माउई आइलैंड, तो आपको पता होना चाहिए हवाई में है। फिर अमेजोन से रिलेटेड ये रिपीटेड टॉपिक है, तो ब्राजील में हुई है एक अमेजोन समिट, ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि 8 कंट्रीज के नाम, बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सुरीनेम, वेनेजुएला, ये 8 कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है। इन्होंने बनाया है अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ACTO, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अमेजोन फॉरेस्ट को जो है वो डिफॉरेस्टेशन से जो है वो बचाना है, बस। तो ये चीज आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स ने मना कर दिया है कि भाई चाहे कुछ हो जाए, आप चाइना के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा सेमीकंडक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी डिवाइसेस में, यानी कि हाई एंड डिवाइस में ये चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और ना अपनी प्राइवेट कंपनीज को करवाने देगा। इसको लेकर चाइना ने बोला कि भाई तुमने गलत कर दिया, ये तो क्या है, ये डी ग्लोबलाइजेशन है, कि आप ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हो, एंटी ग्लोबलाइजेशन है। प्लस एक टर्म है जिसको मैं चाहूंगा कि आप वो टर्म लिख लें, डी सेनेसाइजेशन, ये टर्म लिख लो, डी सेनेसाइजेशन। सेनेसाइजेशन, डी सेनेसाइजेशन मतलब चाइना के विरुद्ध हो जाना, कितना, जैसा अपन बोलते हैं सीनो इंडिया वॉर, चाइना इंडिया वॉर, है ना। तो डी सेनेसाइजेशन मतलब चाइना के अगेंस्ट होना। तो ये टर्म लिखना मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया आंसर आपका लगेगा। अब ये मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी से रिलेटेड टॉपिक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं उतरा, राइट। हमने ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो देख ली, पता कर ली कि भाई मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी जो है उसने रियल जीडीपी ग्रोथ 2023-2024 में रखी है 6.5% की। बाकी इसने अपने CRR को जो है वो टेम्पररी बेसिस पर 10% किया है, बाकी पूरी चीज इसने एज इट इज रखी है, कोई चेंज जो है वो नहीं किए, राइट। अब आगे की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बिल पास होना नहीं चाहिए चाहे कुछ हो जाए, नहीं तो फिर बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री और फेयर बिल्कुल नहीं रहने वाला है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब देखो, सबसे पहली चीज तो बिल का नाम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, ये इंट्रोड्यूस किया है लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा के अंदर। ये बिल क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। ये बिल, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, उनको आज की डेट में सरकार अपॉइंट करती है, सरकार प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है, फिर सरकार प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपॉइंट कर देता है। अभी कुछ समय पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये चीज कही थी कि 3 मेंबर्स की बॉडी होनी चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में नहीं है तो उनकी जगह जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो लोकसभा में है उसके लीडर, पहला, दूसरे प्राइम मिनिस्टर, और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 मेंबर्स होने चाहिए, 3 मेंबर का पैनल, जो पैनल बेसिकली जो है वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। अब ये बिल ला दिया गया है, इस बिल के अंदर कहा गया है कि 3 मेंबर का पैनल होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होगा, लार्जेस्ट, मतलब जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर है अपोजिशन का वो होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और प्राइम मिनिस्टर होंगे। मतलब सीधी सिंपल बात कि रूलिंग पार्टी के 2 लोग और अपोजिशन पार्टी का एक व्यक्ति।
मतलब इसका मतलब ये है कि अब रूलिंग पार्टी के दो लोग हैं, तो रूलिंग पार्टी जो चाहेगी किसको इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन बनाना है वो उसी को बनाएगी। कुल मिलाकर इलेक्शन फिर फ्री फेयर तरीके से नहीं होंगे। पॉलिटिकल जो हम लोग को ये देखने को मिलता है, पॉलिटिशियन जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, वो हैंडल करेंगे किनको, पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो कंट्रोल करेंगे पूरी तरह से, स्पेशली इतनी बड़ी बॉडी को जो फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने का जिसके हाथ में जम्मा है। तो ये बिल तो कभी पास नहीं होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसमें सीजीआई का रोल होना ही चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है वो बताइए। अब नेविक की बात करें तो नेविक के बारे में गाइस आपको पता है नेविक क्या होता है? नेविक का फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं, टोटल 7 सैटेलाइट है। ये इंडिया का जीपीएस है। जैसे आपको पता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो अमेरिका का है, जीपीएस अमेरिका का है। तो इंडिया का जो जीपीएस है, सिंपल शब्दों में समझाने के लिए आपको, कि इंडिया की जो लोकेशन वाली सर्विस जो प्रोवाइड कराती है, जैसे हम क्या करते हैं आज की डेट में जीपीएस के थ्रू लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, बट आप बहुत अच्छे से जानते हो ये गूगल मैप जो है, जो क्योंकि जीपीएस का यूज कर रहा है ना ये डिवाइसेस, इतना घटिया है कि आपने अगर कोई लोकेशन डाली हो तो वो आपको पता नहीं किस रोड पे ले जाएगा। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप फंसे होगे जीपीएस में कभी ना कभी, क्योंकि मैं तो फंसा हूं कई बार जीपीएस के भरोसे जाके। कभी कहीं हाईवे छुड़वा के वो गांव खेड़े में ले जाता है फालतू चीज। तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लोकेशन की पता लगे और हम फॉरेन कंट्री के जीपीएस या लोकेशन सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, इसलिए हम अपना नेविक लेकर आ गए। यानी कि इंडिया का जीपीएस है नेविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इसमें टोटल 7 सैटेलाइट आप लोग को जो है वो ध्यान में रखना है कि है। और अब बताया जा रहा है कि आधार आधार के एनरोलमेंट, जब भी आधार का एनरोलमेंट होता है तो आपने देखा होगा, आपने आधार को अपडेट वगैरह कराया होगा, तो इस प्रकार की मशीन होती है राइट, जिसमें आप अपना अंगूठा लगाते हो, आपकी आईज वगैरह वो रहती है। तो ये जो मशीन रहती है वो जीपीएस से लिंक्ड है। तो अब कहा जा रहा है कि इन सब मशीन्स को जो है वो किससे लिंक किया जाएगा? नेविक से जो है वो लिंक किया जाएगा, हमारी खुद की जीपीएस से। नेविक याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब नेविक जो है वो दो प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराता है, एक स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, ये याद रखना, जो किसके लिए? आम जनता के लिए। और एक रेस्ट्रिक्टेड सर्विस जो स्ट्रेटेजिक यूजर्स के लिए, मतलब वो आने वाले समय में आप लोग के लिए होगी, ब्यूरोक्रेट्स के लिए। इसके अंदर आप सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखना, L5S और L1 बैंड्स, इसमें 3 बैंड्स हैं और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर की हम लोग को देखने को मिलती है इंडिया के बियॉन्ड, राइट। पूरे इंडिया को कवर करेगा, प्लस 1500 किलोमीटर को कवर करेगा। और ये अलग अलग डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। अलग अलग बॉडीज आज की डेट में इसका उपयोग जो है वो कर रही हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आज के न्यूज़पेपर में, यानी कि 11 अगस्त 2023 के न्यूज़पेपर में, वो पूरी की पूरी चीज मैं आपकी कवर करा चुका हूँ। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।